Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। असम में बीफ बैन से लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तक पिछले हफ्ते आपके द्वारा भेजे गए ऐसे ढेर सारे सवालों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं। हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। चलिए सवालों से शुरुआत जी। करते हैं डीके। सबसे पहला सवाल आ रहा है कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, हमें ढेर सारे सवाल भेजते हैं, हर बार पूछ रहे हैं कि हाल ही में असम सरकार ने बीफ बैन की घोषणा की थी, क्या इसका असर असम के मतदाताओं पर पड़ेगा या फिर हेमंता सिर्फ बीजेपी को ही अपनी पहचान बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मानो वे कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। देखिए, क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये तो अब देखेंगे हम इलेक्शंस में। बट पॉइंट इज़, एक हेमंता शर्मा का एक अभी काफ़ी दिनों से एक अटेम्प्ट रहा है, पूरा एक उनका पॉलिटिक्स अभी चल रहा है ना, एक पूरा पोलराइजिंग पॉलिटिक्स चल रहा है। और मुस्लिम्स का आप जानते हैं, असम में मुस्लिम्स करीब 34% से ज़्यादा उनका पॉपुलेशन है, काफ़ी हम्म, इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। तो उसमें जिस तरह से चाह रहे हैं, जिस तरह का मैसेज देना है हेमंत, अब देखते हैं कैसे काम करता है। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम बीजेपी को होगी। आपने देखा होगा कि केरला के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने भी डिसोन कर दिया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। जी। और अब बीफ कह के अब मैसेज गलत दे रहे हैं, क्योंकि बीफ मतलब ये काऊ का ही नहीं होता है, लोग हम्म। बफलोज का होता है, बुल्स का होता है, जो बहुत सारे लोग खाते हैं। तो आप जी। केवल आप आपने ऐसे इस तरह की बातें कही हैं कि जिससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। हम्म। केरला में नेचुरली वरी होगा बीजेपी को, बिकॉज़ वहाँ भी है, कंजम्पशन होता है वहाँ भी बीफ का। तो बीजेपी जहाँ पे उठने की कोशिश कर रही है, अगर फूड हैबिट्स के बारे में, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये अगर गवर्नमेंट डिक्टेट करने लगे, तो उसका लोगों पे असर पड़ता है। केरला में नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए कितना उसका असर पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में आप मेघालय में देख लीजिए, वहाँ मेजर कंजम्पशन होता है बीफ का। जी। मेघालय में आपकी एनडीए की सरकार है। वहाँ मिज़ोरम में देख लीजिए, नागालैंड में अगेन एनडीए की सरकार है। जी। यहाँ पे जहाँ मेजर मतलब बीफ कंज्यूमिंग जो आपके स्टेट्स हैं, जब हम बीफ कह रहे थे, इसका मतलब केवल काऊ नहीं होता है वो, बुल्स होता है, बफलोज़ होते हैं। अब उनकी मीट को जब इतना बड़ा कंज़म्पशन हो, फिर आप इस तरह का कहेंगे सरकार बैन करेगी, तो असर देखना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं देख रहा था, एक 2011 का एक एनएसएसओ का एक कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे मिंट ने अखबार जो है, हम्म। उन्होंने एक एनालिसिस किया था। तो इंडिया में करीब-करीब 8 करोड़ लोग बीफ खाते हैं, बीफ, बफ जो भी आप कहें। अच्छा। तो उनका जो एनालिसिस था, जिसमें हम्म। करीब वो उसमें 40% उसमें मुस्लिम्स खाते हैं, 26% क्रिश्चियंस खाते हैं, और हम्म। इवन करीब 12.5 मिलियन हिंदूज़ भी ख खाते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदूज़ भी खा रहे हैं, तो वो इसका ये मतलब नहीं कि वो काउज़ के मीट की बात कर रहे हैं। वो बफलो और वो जैसा मैंने कहा, बुल्स का भी हो सकता हम्म। है। हम्म। और उसमें मेघालय में सबसे ज़्यादा है, कि वहाँ पे कंजम्पशन करीब-करीब 70-80% तक के लोग उतना खा रहे हैं। तो बीजेपी पे ओवरऑल क्या असर पड़ेगा बाकी नॉर्थ ईस्ट में या केरला में, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जी। असम में इनकी राजनीति को सूट करता है, क्योंकि असम में ये ध्रुवीकरण की राजनीति हेमंता शर्मा जब से सीएम बने हैं तभी से इन्होंने करके रखा हुआ है। जी। देखते हैं। अगला सवाल हमारे एक मेंबर का है, पूछ रहे हैं क्या हम शिवसेना यूबीटी को गठबंधन से अलग होते देखेंगे? अगर हाँ, तो क्या बीएमसी चुनाव में कांग्रेस या एनसीपी एसपी उन्हें नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, संभावना है, खासकर बीएमसी इलेक्शन में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक अजीत पवार आए हुए थे दिल्ली। मैं उनसे पूछ रहा था, वो उनके यहाँ एक हमारे प्रफुल्ल पटेल के यहाँ एक लंच था। हम्म। तो उनका राय है कि देखो, ये साथ में जा ही नहीं सकते। अब एनसीपी इतने दिनों तक ऑलमोस्ट उन्होंने चलाया है अजीत पवार ने, उनको पता है वो कि क्या होता है वहाँ का राजनीति, जी। कि साथ जा ही नहीं सकते, बिकॉज़ ये कांग्रेस का और शिवसेना का, या शिवसेना यूबीटी का कह लीजिए, एकदम अलग-अलग वोट बैंक है वहाँ पे। तो साथ जाने में दोनों का नुकसान हो सकता है। हम्म। तो वहाँ पे एटलीस्ट बीएमसी में स्प्लिट होगा, और उसके बाद कौन कितना हक दे, एसपी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है मुंबई में। वो बेसिकली कांग्रेस और शिवसेना का होगा वहाँ पे, मतलब जी। शिवसेना यूबीटी का या शिवसेना शिंदे का आप कह लें। वहाँ पे वो फाइट है। हम्म।
और साथ जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके बाद क्या होगा आगे यूबीटी का, मतलब इनका आगे फ्यूचर में अलायंस होगा नहीं होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जी। अगला सवाल हुँ। विश्वनाथ सीएचवी हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं आप यूपी के उपचुनाव या बाइपोल नतीजों का विश्लेषण एनालिसिस कैसे करते हैं? क्या आपको लगता है कि लोकसभा नतीजों में हार के बाद बीजेपी वापस आ गई है? क्या इसका मतलब ये है कि मोदी और शाह के नहीं बल्कि आरएसएस के समर्थन से योगी के जीतने की संभावना बेहतर बेहतर है? वो बोल रहे एक और सवाल, गांधी परिवार के अब संसद में उनके परिवार के टॉप 3 सदस्य हैं, 3 टॉप सदस्य हैं, माफ़ कीजिएगा। क्या इससे कांग्रेस को पुनर्जीवित होने में मदद मिलेगी? देखिए, कई सवाल एक साथ हैं इसमें जी, जुड़ा जी। हुआ। पहले जहाँ तक यूपी इलेक्शन के एनालिसिस है, हुँ, तो ये नहीं है कि यूपी में लोकसभा के हार के बाद फिर से जो लोकसभा में हुआ था, हम कई बार इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा के चुनाव में एक बीजेपी के अंदर ही जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था। हुँ, अब योगी आदित्यनाथ ने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट दिए थे, वो हाईकमान ने नहीं माना। बाहर से बहुत सारे कैंडिडेट आ गए और इस कारण से आरएसएस भी नाराज़ हो गई और भी जी। कई कारण थे, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हुँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, एफर्ट पूरा जॉइन नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए थे लोकसभा में। वो जब हुआ लोकसभा के रिजल्ट के बाद फिर से बीजेपी ने रियलाइज़ किया है कि अब जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो आपके बहुत बड़े चेहरे हैं यूपी में। उनकी अब बात नहीं मान रहे थे लोकसभा में और लोकसभा ने साइडलाइन कर दिया था, मतलब कौन जी लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये हम डिसाइड करेंगे दिल्ली से। इस बार उपचुनाव में क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ के पूरा उनके हाथ में कंट्रोल था जी। और उन्होंने प्रूव कर दिया। देखिए 9 जगह पे उपचुनाव हुए, 9 में 7 एनडीए जीती, मतलब साथ में 6 बीजेपी का है। अब बीजेपी के पास 4 था, हुँ, बीजेपी ने उसमें और ऐड करके 6 जीता उसमें से। और उसमें कुंडारकी असेंबली सीट भी है जहाँ के करीब 60% मुस्लिम्स हैं। उसको भी बीजेपी ने वहाँ पे जीता है। तो एक योगी का ये आपको प्रूव करता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो आपके पास बड़े-बड़े चेहरे हैं। बीजेपी अभी भी बहुत ही वेल ऑइल्ड इलेक्शन मशीनरी है। अगर ठीक से काम करे तो आप अभी भी उस पूरा निकाल सकते हैं। उसमें फिर योगी पे जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे थे, हुँ, कि लोकसभा में हार गए। हालाँकि मैं हमेशा ये आर्ग्यू करता हूँ कि प्रश्न चिन्ह गलत था, कि योगी नहीं हारे थे, मतलब भाजपा ने अपने आप को हराने के लिए बहुत कुछ कर लिया था वहाँ पे। जी। मतलब अपनी कोशिशों से भाजपा हारी थी यूपी में। योगी को एक बार कंट्रोल दिया आपने, उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया कि वो चुनाव भली-भाँति जीत सकते हैं, उन पे अकेले छोड़ दिया जाए फिर भी। हुँ, यहाँ आरएसएस वर्सेस मोदी-शाह नहीं है। देखिए सारे फैक्टर हैं। आरएसएस तो ऑब्वियसली आरएसएस ने प्रूव कर दिया है कि इलेक्शंस में, बिना उनके जीतना आपको मुश्किल होता है। लेकिन फिर आप मोदी फैक्टर को भी आप नहीं निकाल सकते हैं। मतलब मोदी फैक्टर यूपी में बहुत मैसिव रहा है। हुँ, 2014 से ही रहा है। तो वो भी हेल्प करती है। तो एक के बिना दूसरा या दूसरे के बिना, ये इस तरह से उसको देखना गलत होगा। सारे एक साथ आए, सारे फैक्टर्स काम करता है। जहाँ तक ये कांग्रेस की बात करें कि परिवार गांधी परिवार के 3 लोग पार्लियामेंट में, देखिए ऑप्टिक्स में ठीक तो नहीं लगता वो। हुँ, क्योंकि अब वो तीनों आप पार्लियामेंट से निकल रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, तो ये जो जैसे अब बीजेपी कह रही है कि पूरा परिवारवादी पार्टी है, हुँ, उसको बार-बार अब जब भी सेशन चलेगा, आप देखो तीनों अब निकलेंगे, तीनों घुसेंगे, तो वो ऑप्टिक्स के लिए थोड़ा-सा अगेंस्ट जाएगा कांग्रेस का। कितना हेल्प करेगी, मतलब कि अब प्रियंका का आना लोकसभा में कितना हेल्प करेगा हम देखते हैं। बिकॉज़ पहले ही मैंने चर्चा की है इसमें कि वुमेन वोटर्स पे प्रियंका को उन्होंने वैसे बहुत कैंपेन में बोलती रहती हैं, लेकिन अब फिर पार्लियामेंट में उनको दिखाना है कि वो कैसी लीडरशिप है। जी। राहुल से वो कितने अलग होंगे या नहीं होंगे हुँ, या सेम होगा। अब देखते हैं उनका लोकसभा के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ लोकसभा भी आप जज किए जाते हो आपकी लीडरशिप। हुँ, आप जैसे प्रियंका का अभी आपने देखा होगा अमित शाह से जाके मिले वो, जी। एमपी बनने के बाद ही हुँ, था, जो भी अपना केरला के वायनाड की इश्यू जब उठा रहे, लेकिन जाके आप मिले। आप देखें जनरली जो आपका मैसेजिंग होता रहता है गांधी फैमिली से, कि इनको प्राइम मिनिस्टर से और अमित शाह से पता नहीं क्या है कि अकेले दिखना नहीं चाहते, अकेले हुँ, करके मिलना है। अब मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार जो राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी से अकेले मिले होंगे, तो वो शायद 2016 में था, एक किसानों के मुद्दे को लेके गए थे मिलने के लिए, एक डेलीगेशन लेके। हुँ, उसमें दिखना नहीं चाहते अब। पर्सनल केमिस्ट्री इतना खराब है कि आप जैसे देखिए अब पॉलिटिक्स में होता है कि आपकी राजनीति अभी कितनी भी अलग हो, लेकिन एक मिलना-जुलना, एक जनरल जो एक होता है वो कभी नहीं रुकता। जी। लेकिन कहीं ये मोदी, शाह, गांधीज़, ये गांधीज़ कभी दिखना ही नहीं चाहते उधर। तो प्रियंका का एक थोड़ा-सा नया दिखा कि आते ही आपने, मतलब कुछ दिन भी नहीं हुए एमपी बने हुए, आप जाके आप अमित शाह से मिलने में आपको कोई गुरेज नहीं है। हुँ, तो ये थोड़ा-सा पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए आगे।
अगला सवाल भी हमारे एक मेंबर का है। बोले रिपोर्टेडली अखिलेश यादव अपनी सीट की स्थिति बदलने को लेकर कांग्रेस से नाराज हैं। इसी तरह टीडीपी नेता अपनी सीट की स्थिति को लेकर भाजपा से नाराज हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सीटें कैसे एलोकेट की जाती हैं और ये क्यों मायने रखता है कि आप संसद में कहाँ बैठते हैं? सीट एलोकेशन का देखिए आपने देखा होगा टीवी पे आप देख रहे होंगे जैसे 8 ब्लॉक्स होते हैं। हुँ, सबसे राइट में जो उधर पर सबसे पहला ब्लॉक होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, स्पीकर के राइट में। हुँ, स्पीकर के लेफ्ट में देखेंगे पहले तो सबसे पहले डिप्टी स्पीकर, अब डिप्टी स्पीकर है ही नहीं मतलब इस रेजिम में तो डिप्टी स्पीकर हुँ, हुआ ही नहीं लेकिन सीट खाली रहता है ये भी। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बैठेंगे। तो वो 8 ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक आपने देखा होगा ऐसे जाता है। हुँ, रोज़ होंगे करीब 12 के रोज़ होते हैं, तो उसमें टोटल कैपेसिटी करीब 550 का है। तो जो फ़ॉर्मूला जो लगाया जाता है वो है कि आपके पार्टी का स्ट्रेंथ कितना है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि उस रो में कितने सीट्स हैं। जैसे फ्रंट रो में 20 सीट्स होता है, हुँ, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि रो में कितने सीट है। क्योंकि फ्रंट रो में 20 का है, अलग-अलग रोज़ में अलग-अलग नंबर होते हैं। कभी अच्छा, 77 हुँ, होता है, किसी में हुँ, 87 होता है। तो उसको आपने मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइडेड बाय 550 हो जाता है। उससे आपका होता है कि आपको कितनी सीट मिलेगी किस रो में। हुँ, तो फ्रंट रो में इस हिसाब से करने पे फिर डिसाइड होता है। उसके बाद होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से भी राय ली जाती है कि कौन कहाँ मतलब आपकी तरफ से कैसे बैठेगा। अब हुँ, अखिलेश यादव को जो जो कह रहे हैं ये जो अभी का जो मुद्दा है कि हुँ, अवधेश प्रसाद इसको ट्रॉफी मानते हैं। जी, फैजाबाद के एमपी है कि देखो हुँ, अयोध्या मंदिर के बाद भी उन्होंने हरा दिया। हुँ, तो ट्रॉफी की तरह से पिछले सेशन में भी उनको हमेशा अखिलेश यादव अपने बगल में बैठा के रखते थे। वो हुँ, चाहते हैं कि सब देखें उनको। हुँ, उस ट्रॉफी को अब उनको एक ही सीट मिली उनकी पार्टी को। जी, तो उससे नाराज़ वो हैं कि हमको राहुल गांधी ने हेल्प क्यों नहीं किया। और हुँ, वैसे होता है कि देखिए स्पीकर का डिस्कशन होता है। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा। आपको नंबर ऑफ सीट्स तो मिलेगा, कौन कहाँ बैठे लेकिन आपसे चॉइस पूछते हैं। तो अखिलेश यादव होप कहते हैं कि राहुल गांधी इसमें मदद करेंगे शायद दूसरा सीट भी हमको देने में। हुँ, कि कांग्रेस ने अपने लिए 4 रखा है, 1 राहुल गांधी का है, 3 और लोगों को फ्रंट रो में रखा है। अखिलेश केवल अकेले हैं। तो लेकिन ये कहने की बात है मतलब एक वो कि लेटेस्ट ये है। जी, मेन कारण ये है कि कांग्रेस का जो एक रिजल्ट में अभी पिछला महाराष्ट्र ज झारखंड में उनको क्रेडिट अब नहीं देंगे, महाराष्ट्र में जो हालत हुई, हरियाणा में जो हालत हुई, तो उनके इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर्स हैं, अब वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि आप कहाँ हो? हुँ, मतलब अब आप पुराने वो फ्यूडल एक ज़मींदारी वाला जो आपका अप्रोच था कि हम ही चलेंगे जैसे है, हुँ, वो चलेगा नहीं। और अब इन्होंने इनको बाइट बैक करना शुरू कर दिया है कि अब जस्ट टू पुट पुट देम इन देयर प्लेस। जी, तो लार्जर वो मुद्दा है और अभी देखिए चुनाव अभी दूसरा तो आ नहीं रहा है। उनको दूसरा ये भी है कि संभल में इतना कुछ हुआ। अब जब सारा कुछ हुआ तो वो तो नहीं राहुल गांधी बस अकेले जाने की कोशिश किए। हुँ, हुँ, पूरा जितना पब्लिसिटी ही मिला कि राहुल गांधी खुद ही जा रहे हैं वहाँ पे। कि हम बाइपोल्स में लोग एलाइज़ थे। कांग्रेस ने लड़ी नहीं लेकिन सपोर्ट कर रही थी। जी, कभी वहाँ पे गए भी नहीं कैंपेन करने। हुँ, संभल में कुछ उस समय कुछ बोला नहीं। हुँ, अब कुंडरकी सीट की जो मैंने बात की है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अब उसमें भी जो एसपी की सीट थी अब कभी कांग्रेस ने कभी हेल्प नहीं की उनको कि अच्छा ठीक है हम आपको सपोर्ट करें कभी कैंपेन करने के लिए नहीं गए कुछ बोला नहीं और अब अचानक राहुल गांधी निकल के चल दिए हुँ, तो एक माइनॉरिटी वोट्स को लेकर जो दोनों पार्टियों में जो एक टसल है एक वो मुद्दा है फिर आगे भी जो चुनाव आएंगे अब कैसे होगा पोस्टरिंग चलती है दोनों पार्टी से जी, लेकिन अभी अगला कम से कम साल 2 साल तक तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं ना दिल्ली में कांग्रेस का कुछ नहीं है बिहार में छोटे से पार्टनर है वो जो अगले साल चुनाव में होंगे उसके बाद 2026 में जाकर मैटर करेगा वो भी देखते हैं कि असम में क्या करते हैं, केरला में क्या करते हैं, फुल हुँ, परफॉर्मेंस होगा फिर 27 में जाके अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ जाना है, नहीं जाना है, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ है, कब है। लेकिन अभी अगला साल 2 साल ज़रूरत ही नहीं है दूसरे किसी इंडिया ब्लॉक के पार्टी को कांग्रेस की। जी, तो चल रहा है वही टसल तो ये केवल सीट का मामला नहीं है, ये बात सही अच्छा, है कि अवधेश हुँ, प्रसाद को वो चाह रहे हैं कि फ्रंट रो में बैठे अखिलेश दिखाना चाहेंगे। लेकिन इसके पीछे और गहरी राजनीति है। जी, जहाँ तक कहते हैं कि आपको फ्रंट रो में क्यों बैठना चाहिए? अब हुँ, सबसे पहला जो इनका होता है कि आप नोटिस में आएँगे जैसे हुँ, 8th ब्लॉक जिसमें राहुल गांधी बैठते हैं, जिनको अलॉट हुआ है। तो कैमरा जो चलता है जब सेशन में हाउस में सेशन चलता है तो कैमरा जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री जी पे आप देखेंगे पड़ा हुआ है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं उन पे होता है। फिर फ्रंट रो में होते हैं ज़्यादा रहता है। हुँ, तो आप चाहते हैं कि आपके लोग देखें आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जो भी आपके वोटर्स हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर आप दिखेंगे ही नहीं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हुँ, फिर वो पॉलिटिक्स के लिए उनके लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं
मतलब मेन वो फ्रंट रो का है, प्लस ऑफ कोर्स फ्रंट रो मतलब आप एक मेन में आपका स्ट्रक्चर भी जी, दिखाता है। जी। तो जो स्पीकर डिसाइड करते हैं, देखिए वो जो मैंने नंबरिंग बताया कैसा सिस्टम होता हुँ, है, उसमें होता है कि अगर जो भी पार्टियाँ 5 एमपी से ज़्यादा की होती है ना, तो उसको तो उसके लिए ऐसे होता है, मतलब अच्छा। स्पीकर करते हैं। लेकिन जी। उसके नीचे का भी हुआ, तो उसमें स्पीकर पे के डिस्क्रिशन पे होता है, जब बहुत कोई सीनियर है, हुँ, तो उसको आप फ्रंट रो दे सकते हैं। मतलब 1 ही हो, 2 भी हों, कुछ बहुत प्रोमिनेंट लीडर हो, बहुत सीनियर हो, तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको दिया जाता है फ्रंट रोज़। हुँ, हुँ। तो देखिए अगला सवाल विपिन गुप्ता का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस की हालत खराब लग रही है। हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से हार गए, जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा नहीं, झारखंड में डिप्टी सीएम की पोस्ट जेएमएम ने नहीं दी, यूपी उपचुनाव में सीट नहीं मिली, उपचुनाव में प्रदर्शन औसत या एवरेज से नीचे रहा। जिन राज्यों में कांग्रेस की बिना अलायंस की सरकार है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी लहर दिख रही है, चाहे वो हिमाचल हो या कर्नाटका हो। आने वाले किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रबल दावेदार नहीं दिख रहे। क्या आप पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होते देख रहे हैं, कम से कम राज्यों के चुनाव में? अब कांग्रेस मुक्त तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ कांग्रेस बीच-बीच में कुछ-कुछ स्टेट्स जीतती रहती है। अब हुँ, हिमाचल भी और से जीती, केरला में अपने बीजेपी से वापस लिया, तेलंगाना जीती, तो कांग्रेस मुक्त तो ऐसे नहीं होता। हुँ, और कोई भी पास नेशनली अगर देखा जाए तो जिस पार्टी के पास भी वर्स्ट स्थिति में भी जो 20-21% वोट्स हों, 2014 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, 20-21% वोट जो वर्स्ट स्थिति में हो, वो पार्टी खत्म नहीं होती। हुँ, लेकिन हाँ, जहाँ-जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होता है, उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मुश्किल होता है इनको फाइट करने में। कर्नाटक में ठीक है, लेकिन अब हिमाचल में ठीक है, लेकिन इनको बहुत मुश्किल होती है। हुँ, और अभी रीजनल पार्टी जो है, वो स्टैंड अप कर पाते हैं बीजेपी के सामने। तो आगे आने वाले इलेक्शन में देखिए कि कांग्रेस कहाँ क्या कर पाती है। जी। लेकिन अब कांग्रेस मुक्त की अब कब बात करेंगे? दिल्ली में तो ऑलमोस्ट कांग्रेस मुक्त की स्थिति दिख रही है। बिहार में कोई फैक्टर रहे ही नहीं, सालों हो गए। आगे आप देखेंगे कि अब असम में होगा फिर बीजेपी से, हुँ, क्योंकि बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो। तो 2026 में के चुनाव में देखेंगे तो है उसमें असम में इनका डायरेक्ट होगा। केरला में बीजेपी है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर रही भी नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, मतलब इन दोनों का नहीं है। अब पुडुचेरी में नहीं है, गोवा में है। तो हुँ, बेसिकली गोवा और असम में देखिए क्या होता है। फिर इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। जी। लेकिन वो 2026 के शुरू में है वो सारे इलेक्शन। देखिए अगला सवाल नितिन पाटिल का है, बोल रहे हैं क्या पवन कल्याण साउथ में बीजेपी और हिंदुत्व का चेहरा बनेंगे? उनमें बीजेपी मशीनरी के साथ करिश्मा है, वे खुद को जगन के लिए प्रिंसिपल चुनौती के तौर पर पेश कर सकते हैं। नायडू अब 74 साल के हैं, उनका बेटा उनके जितना करिश्मेटिक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो करिश्मेटिक तो कैसे कि जब नायडू जब उन्होंने एनटीआर के खिलाफ जो उन्होंने अपना ये किया था और पूरा तख्ता पलट लिया था, अपने फादर इन लॉ का ले लिया था, तब हुँ, तो नायडू करिश्मेटिक नहीं थे। हुँ, फिर धीरे-धीरे बने। लोकेश नायडू के बेटे जो हैं, लोकेश है काफ़ी सॉलिड है वो, ऐसा नहीं है। काफ़ी जब नायडू अंदर थे, जेल के अंदर थे, लोकेश पूरा पदयात्रा करके हुँ, मतलब पूरा एक लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे। अभी मंत्री हैं, काफ़ी धीर गंभीर स्वभाव के और बहुत सीरियस एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पॉलिटिक्स भी सीरियस खेले हैं, तो मैं लोकेश को डिसमिस ऐसे नहीं करूँगा कि नायडू नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नायडू नहीं होंगे। नायडू ने जी, इतने वर्षों राजनीति किया, लोकेश ने भी शुरू किया है। लेकिन उसको डिसमिस मैं नहीं करूँगा। जहाँ तक पवन कल्याण की बात है, देखिए पवन कल्याण का एक नया ये चेहरा है। अब वही पवन कल्याण थे जो कि चे गुएवारा के फैन हैं। हुँ, ये बोल चुके हैं, पहले ये हुआ करते थे फिडेल कैस्ट्रो के फैन हैं, हुँ, चारू मजुमदार के फैन हैं। और अब वो कहते हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर योगी की तरफ चलाओ, अब योगी आदित्यनाथ के फैन बन गए हैं। तो वो हुँ, अपने आप को अपना पॉलिटिक्स तो चेंज कर रहे हैं। और है एक आंध्रा में एक ये जो हिंदू वोट बैंक जो चाहते हैं कि हिंदू वोट बैंक हम क्रिएट करें। देखिए कापू हैं और कापू जो होते हैं आंध्रा में काफ़ी है वो। करीब 25-26% कापूज हैं आंध्रा में। तो कम्युनिटी वाइज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कापूज इन्हीं को वोट देते हैं। वो वोट हुँ, भी थोड़ा स्प्लिट होता है। और होता तो इनके भाई भी आए चिरंजीवी, उनकी पार्टी फाइनली कांग्रेस से मर्ज करके बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो केवल वो कापू वोट पे अब नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी कंसोलिडेटेड आपके फेवर में नहीं है, मतलब वो स्प्लिट है। आपको प्लस चाहिए, तो प्लस इसको हिंदू वोट जो है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। हुँ, लेकिन अब किस तरह से करेंगे, इसमें कभी क्या केवल जगन से ही होगा या टीडीपी से भी बाद में जाके इनको प्रॉब्लम होगी, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि
अब आपने देखा होगा पिछले महीने ही इन्होंने कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ क्राइम अगेंस्ट वुमेन था और सबको लेके उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हुँ, तो लगा ऐसे कि जैसे कि आंध्रा में जो होम मिनिस्टर वहाँ पे अनीता उसको टारगेट कर रहे हैं ये। बट फैक्ट है कि आंध्रा का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सीएम के पास लॉ एंड ऑर्डर पोर्टफोलियो है और हुँ, होम मिनिस्टर एक दूसरा भी है। तो पवन कल्याण किसको अटैक कर रहे थे उसमें ये कह के, क्या करने को तो उनका पॉलिटिक्स अभी बहुत ही क्लोज़ली वॉच करने की ज़रूरत है। जी। क्यों डेफ़िनिटली वो काफ़ी एम्बिशियस हैं और इस चुनाव में टीडीपी बीजेपी के साथ गए, उनका 100% स्ट्राइक रेट है। अगर 21 सीट लोग विधानसभा सीट लड़े तो 21 के 21 जीते। 2 लोकसभा लड़े तो 2 का 2 जीते। लेकिन फिर उसमें आपको एंटी जगन वेव भी था। हुँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक अलग अपना सपोर्ट बेस है प्लस टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू के लिए उनके लिए वोट था। तो उसके साथ तो आपने कर लिया इसलिए इतना बहुत ही ग्रेट रिज़ल्ट कह सकते हैं उनके लिए। हुँ, लेकिन उनसे अलग रह के या कोई अलग तरह की राजनीति करने पे कितना कब तक जाएँगे वो? लेकिन अभी ये बहुत शुरुआत है और बहुत जल्दी ही इन्होंने एक अलग अपना एक अलग करने की कोशिश की है। नेचुरली काफ़ी एम्बिशियस हैं वो। कितना आगे तक जाएँगे उनको विदिन द अलायंस किसके साथ रहेंगे, कब तक रहेंगे मतलब या फिर ये भी हो सकता है कि अपना कोई भी पार्टी चाहती है कि अपना एक्सपैंड करे। हुँ। आपने 21 सीट जीत लिया तो 21 पे तो नहीं रहेंगे आप। तो एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहेंगे। वही कि जैसे हिंदू वोट है, बीजेपी से कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होगा। ये एनडीए आंध्रा में क्या 2019 तक चलेगा, उसके बाद तक चलेगा? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं उसमें। लेकिन हाँ, पवन कल्याण एक एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपना वोट बैंक। आगे किस तरफ जाएगा? अब जगन के खिलाफ ये अल्टरनेटिव होना चाहेंगे, इस लाए अकेले अल्टरनेटिव होने की कोशिश करेंगे कि हम मेन फोर्स हैं या फिर हुँ। टीडीपी के मतलब सेकंड फिडल जो कहते हैं प्ले करना, वो करते-करते बढ़ना चाहेंगे? आने वाले दिनों में ये सारी बातें क्लियर होगी। देखिए अगला सवाल पल्लव एस का है बोल रहे मध्य प्रदेश में गुजरात जैसे बीजेपी के प्रभुत्व वाले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता एबल एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटिवली यंग और ओबीसी होने के बावजूद मीडिया द्वारा शिवराज सिंह चौहान को मोदी का उत्तराधिकारी क्यों नहीं माना जाता है। साथ ही पीएम को उन्हें कैबिनेट में लाने लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। योगी शाह और गडकरी की तरफ फ्रेंजी नहीं तो कम से कम उनकी उम्मीदवारी चर्चा की हकदार है। मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। मतलब अगर आप बीजेपी में या संघ में बहुत ज़्यादा चर्चा होना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अब ये कहें कि उनकी बात क्यों नहीं होती? एकदम होती है। मतलब शिवराज सिंह चौहान आप देखिए एमपी में एक तो उनका मास बेस बताइए 2003 में बीजेपी जीती थी। हुँ, तब तो खैर चलिए उमा भारती के अंदर जीती थी। 2008, 2013 दोनों इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में जीती बीजेपी। फिर 2018 में भी जो चुनाव हुआ, कांग्रेस बीजेपी हारी लेकिन हारी मतलब देखिए उसमें 114 सीट कांग्रेस को आए थे, 109 बीजेपी को आए थे। ऐसा भी नहीं है कि हुँ, साफ लोगों ने डिसअप्रूव कर दिया। फिर आप 2023 इस मेजॉरिटी में जीतते हैं आप। तो इन्होंने अपने आप को उनका लीडरशिप स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट सब कुछ उन्होंने प्रूव किया हुआ है। हुँ, तो कोई ये नहीं कह सकते ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मीडिया में किनकी सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, अब उस पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। जी। लेकिन जब भी आप जिस पॉलिटिकल सर्किल में जैसे भी पॉलिटिकल सर्किल्स में बातें सुने या फिर जिस जिस तरह से ही देखें कि कौन हो सकता है सक्सेसर नरेंद्र मोदी के, हुँ। शिवराज सिंह चौहान इज़ राइट देयर ऑन द टॉप मतलब टॉप 2-3 में आप गिन काउंट कर सकते हैं उनको अभी। देखिए अगला सवाल पीयूष प्रियदर्शी का है, पूछ रहे हैं आपके अनुसार आगामी 5 वर्षों में 2029 तक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर कैसी रहेगी? क्या हिंदुत्व नैरेटिव डोमिनेंट फोर्स रहेगा? क्या इंडिया ब्लॉक बिना किसी ब्रॉड काउंटर नैरेटिव में रहेगा? या क्या आप एक इंडिया गुट या ब्लॉक को बिना कांग्रेस की या कांग्रेस को ब्लॉक का पोल न रह जाने के रूप में देखते हैं? देखिए पहली बात हिंदुत्व तो रहेगा, बीजेपी के कोर एजेंडे में है वो, हुँ, कोर मुद्दा है तो वो तो बीजेपी उसको नहीं जाने देगी। तो दूसरा इंडिया ब्लॉक के बारे में कहते हैं, इंडिया ब्लॉक अब कहाँ है? मैं जैसे देखता हूँ कि इंडिया ब्लॉक तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्योंकि जब इंडिया ब्लॉक फॉर्मेशन भी जब उसका हो रहा था, तब उन पार्टियों को देखें। उसमें से 15-16 पार्टियाँ तो अलग-अलग स्टेट में ऑलरेडी अलायंस में थे। अब कांग्रेस हो, वीसीके हो, डीएमके हो, हुँ, लेफ्ट हो, तमिलनाडु में सारे उसमें साथ में हैं। अलग-अलग स्टेट्स में ऑलरेडी अलायंस में थे वो। नए लोग जुड़े एज़ ए ब्लॉक, नए लोग जुड़े उसमें ममता बनर्जी जुड़ीं, अखिलेश यादव जुड़े, आपके आरएलडी से जयंत चौधरी थे, अब तो ख़ैर उधर एनडीए में है, लेकिन वो हुँ, भी जुड़े थे उस समय। पीडीपी जुड़ी थी, वो फिर नहीं है, इस बार तो फिर वो टूट ही गया। तो जो नए-नए लोग जुड़े थे कहाँ हैं? जी। जैसे मैंने कहा जयंत नहीं है, एसपी का भी हमने चर्चा की। हुँ,
कि अब अलायंस में कहने को ही है, मतलब जो आप कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में है, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई, उसकी कितने दिनों से चर्चा ही नहीं हो रही, कोई मीटिंग भी होगी। हुँ, ममता बनर्जी, वो उनका भी अलग स्टैंड है पार्लियामेंट में। आपने देखा कि अडानी पे कह रहे थे कि हम आपके साथ नहीं जाएँगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि हमारा अपना मुद्दा है वेस्ट बंगाल का। मतलब ऑलमोस्ट अलग कर लिया है कांग्रेस से उन्होंने। अखिलेश यादव भी जो देख रहे हैं इस पार्लियामेंट सेशन, पूरा ही अलग ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हुँ, जैसे मैंने कहा, जैंत नहीं है, पीडीपी नहीं है, तो इंडिया ब्लॉक जो जिन पार्टी के एडिशन से बना था, वो कहाँ है? उसके पहले जो ऑलरेडी जो अलायंस चल रहा था अलग-अलग स्टेट्स में, कांग्रेस जहाँ-जहाँ जिस स्टेट्स में था, हुँ। वो अलायंस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो जो नया वो इंडिया वाला जो बना था, वो मेरे ख्याल से अब वो खत्म है। कहने को है कि इंडिया कहते हैं आप, जी। लेकिन प्रैक्टिकली वो खत्म है। देखिए अगला सवाल अगले 2 और सवाल लूँगी मैं हुँ। बस इस एपिसोड के लिए। आदित्य पूछ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये अडानी मुद्दा अब रेपिटेटिव बन गया है और केवल कांग्रेस पार्टी ही इस पर दिलचस्पी लेती रही है? Q2 में कम जीडीपी दर, प्रदूषण, सांप्रदायिक तनाव, लो मिडिल क्लास हाउसहोल्ड कंजम्पशन, घटती इनकम लेवल से संबंधित कई समस्याएँ हैं। उन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस केवल इस अडानी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी मिडिल क्लास के मतदाताओं के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई है? इन्होंने मुझे मेरे बोलने के लिए इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, मतलब अपने क्वेश्चन में इन्होंने सारा आंसर कर दिया है हुँ, हुँ। कि अडानी का सही हो, गलत हो, लेकिन एक ही मुद्दे को लेके अब चौकीदार चोर है, उन्होंने शुरू किया तो उसी पे लगे रहे। हुँ, अभी अडानी है तो वो उसी पे चले जा रहा है। जो लोगों को डे टू डे लाइफ में कंसर्न करता है, वो कहाँ पे कांग्रेस कितना बड़ा स्टैंड ले रही है, जी। वही तो मुद्दा है। अब जैसे अब संभल पे जैसे एसपी कह रही है, सही कह रही है, संभल है तो पहले संभल पे डिस्कशन तो करो। हुँ, अब बंगाल में जब तृणमूल तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी बाहर निकल के कह रहे हैं कि भाई हमारे बंगाल के मुद्दे हमें उठाने हैं। अब केवल अडानी को लेके पूरा हाउस को जो है पूरा कुछ होने ही नहीं देना चाहते। तो ये तो कांग्रेस को सोचने की बात है। हम कई बार यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं इस जी। चीज़ को लेके। हुँ। बिल्कुल, ठीक है, आज का आखिरी सवाल लूँगी, रवि जयकुमार का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं, नमस्कार अपूर्वा जी और डीके जी, आपको भी नमस्कार। बोल रहे हैं, मैं शायद हर कुछ महीने में आपसे या शेखर जी से यही सवाल पूछता रहा हूँ, लेकिन ये देखते हुए कि ये सुलझने के करीब भी नहीं है, मुझे इसके बारे में डीके जी से दोबारा पूछना होगा। मणिपुर में अभी भी क्या हो रहा है? ये गृह मंत्री के रूप में अमित शाह और पीएम मोदी की पूर्ण विफलता, एब्सोल्यूट फेलियर है, जिन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। मणिपुर के सीएम को भी अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक मणिपुर मुद्दे पर कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। राहुल गांधी मणिपुर के बजाय अडानी पर भी अधिक राजनीतिक पूंजी खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विपक्षी दल, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि मीडिया सभी ने मणिपुर में रुचि खो दी है। भारत में मणिपुर से ज़्यादा ध्यान यूक्रेन और फ़िलिस्तीन पर है। स्थिति के बारे में आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया की बात करूँगा। हम अभी भी हैं। हुँ, ठीक है, काफ़ी लंबा चल गया है तो हो सकता है आप कह रहे हो कि बाकी सारे लोग भूल रहे हों, लेकिन हम जी। अभी भी हैं और हमारी कॉलीग मौसमी दास गुप्ता अभी करीब 2 सप्ताह उधर बिता के आई है। हुँ, और वो जो वहाँ की स्थिति बता रहे हैं, एकदम भयावह है। हुँ, वहाँ पे कोई एमएलएज़ के घर पे अटैक हो जाता है, एक्सटॉर्शन चलता है। रोड पे देखेंगे कि गन्स लेके जीप में घुस घूम रहे हैं आरा मैटेंगल को लोग, और पुलिस को इंस्ट्रक्शन है, आप इसको कुछ नहीं करोगे। हुँ, आरएसएस के ऑफिस पे अटैक हो गया। यहाँ तक कि अब जैसे इंसास राइफल अभी मिला है, इंसर्जेंट्स जो है क्रॉस द बॉर्डर म्यांमार से जो आ रहे हैं, हुँ, अब इंसास राइफल उधर उस तरफ तक जा रहा है। इंसर्जेंट्स के हाथ जो पुलिस से लूटा हुआ मतलब आर्म्स है, एम्यूनिशन है, वो उधर से मिल रहा है। हुँ, आपका पूरा कुकीज़ अलग, मेथीज़ अलग, ये ज्योग्राफिकल डिवीज़न पूरा हो गया है मतलब। कोई इंटरैक्शन नहीं है। अब ऐसे में वहाँ जैसे मौसमी से ही मैं ही बात कर रहा था कि जी। उनका आप एपिसोड देखिए, उस कहीं उन्होंने इस पे वीडियो किया है कि हुँ, वहाँ पे जब बात करती है तो टोटल फ्रस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी। किसी को पता नहीं कि किधर जा रहा है। हुँ, जहाँ तक बात कर रहे हैं सीएम हटाने को लेके, अब बहुत सारे एमएलएज़, बीजेपी के एमएलएज़ भी कह चुके हैं ये बात, लेकिन हटा के अब किसको लाएँगे? हुँ, कोई उस तरह का चेहरा है नहीं। और मेथीज़ एमएलएज़ में ही प्रॉब्लम है। और मैं think खुद भी पॉपुलेशन में फ्रस्ट्रेशन है सीएम को लेके, अदरवाइज अब कांग्रेस वहां से जीतती ही नहीं इम्फाल से। तो वहां से अब समझ रहे हैं इतना कुछ फ्रस्ट्रेशन है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि कैसे करें। जी।
अब है कि डिसमिस क्यों नहीं करते? अच्छा, डिसमिस करने पे अगर सोचिए फिर से स्प्लिट हो गया, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, तो फिर अगली बार आप भूल जाएँगे बीरेंद्र सिंह को, फिर पूछेंगे कि अमित शाह और मोदी क्या कर रहे हैं इसके बारे में? तो पूरा फिर वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर शिफ्ट कर जाएगा। हुँ। लेकिन इनको कुछ करना पड़ेगा, ड्रास्टिक करना पड़ेगा। मतलब ऐसे छोड़ा हुआ है इन्होंने जैसे कि शायद अपने आप ठीक हो जाए चलते-चलते, लोग थक के शायद छोड़ दें ये सब करना। जी। तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोग पूरा मीडिया की बात कर रहे हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, अपोज़िशन भी थक गई है। बोलते-बोलते थक के शायद अपोज़िशन भूल गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग की वहाँ की जो स्थिति है बहुत भयावह है। मतलब अपडेट मैं आपको यही दे सकता हूँ कि बहुत भयावह है और क्लूलेस है, अभी सेंटर भी क्लूलेस है जी। और वहाँ पे स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन वो क्लूलेस है कि इसका करें क्या? हुँ, हुँ, हुँ। यही वस्तु स्थिति है। डीके ने जैसे कहा मौसमी जो हमारी सहकर्मी है वो वहाँ अभी थी तो आप उनके वीडियो ज़रूर देखिए। उनके कुछ वीडियोज़ की और आर्टिकल्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपको आसानी हो ढूँढने में। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।